नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस हफ्ते चर्चा में हमारे साथ विशेष अतिथि जाने माने पत्रकार हृदेश जोशी हैं। हृदेश एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो पहले एनडीटीवी, इंडिया टुडे में काम कर चुके हैं। वो लगातार पर्यावरण और पर्यावरण परिवर्तन से जो असर पड़ रहे हैं उस पर रिपोर्टिंग करते रहते हैं। केदारनाथ आपदा पर उनकी उस समय जो गतिविधियां हुई उसके आफ्टरमैथ पर हृदेश की किताब हिंदी में तुम चुप क्यों रहे केदार और अंग्रेजी में रेज ऑफ द रिवर के नाम से प्रकाशित है। चर्चा में हमारे दूसरे मेहमान हमारे न्यूज लॉन्ड्री के ही स्तंभकार आनंद वर्धन हैं। नमस्कार हृदेश और आनंद। बहुत शुक्रिया शार्दुल। इस हफ्ते अतुल भी किसी व्यक्तिगत इमरजेंसी की वजह से चर्चा में शामिल नहीं हो पा रहे और मेघनाथ भी उपलब्ध नहीं थे व्यक्तिगत कारण की वजह से। तो इस हफ्ते आपको हम तीनों से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हम चर्चा को शुरू करें उससे पहले कुछ सूचनाएं और अनाउंसमेंट। हमारे 2 एनएल सेना प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं। पहला महाराष्ट्र में इस साल बाढ़ से जो 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और हज़ारों लोग बेघर हुए, तो बाढ़ का आना और उसके बाद जान माल का नुकसान एक ये साधारण सी हर साल होने वाली प्रक्रिया जैसी हो गई है। तो हमारे रिपोर्टर प्रतीक गोयल और तनिष्का सोडी कोंकण क्षेत्र में जाकर पूरी तबाही का मंजर है उसको मैप करेंगे। इसके लिए ये कैंपेन है। दूसरा प्रोजेक्ट है कश्मीर की कहानी। ये कॉमिक न्यूज़ लॉन्ड्री ने 2012 में प्रकाशित की थी, पर क्योंकि समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव आए हैं तो ये कॉमिक भी हम अपडेट कर रहे हैं। और जो भी इस कश्मीर की कहानी सेना कैंपेन में अपना योगदान देगा उसको वो कॉमिक की एक साइन कॉपी फ्री मिलेगी। बाकी सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करने के साथ मिलती हैं उनके साथ। दूसरी सूचना मीडिया रंबल को लेकर है। मीडिया रंबल न्यूज़ लॉन्ड्री का टीम वर्क के साथ वार्षिक इवेंट है, अधिवेशन है। मीडिया रंबल इस साल 22 से 25 सितंबर तक होने वाला है और हमेशा की तरह हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग और अलग अलग विषयों पर अपना ज्ञान रखने वाले लोग हैं। इसका पूरा शेड्यूल अगले हफ्ते तक आपके सामने होगा, तो आप मीडिया रंबल की वेबसाइट themediarumble.com पर जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक आखिरी सूचना, हिंदी दिवस है 14 सितंबर को, तो उस दिन शाम 7 बजे न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी की टीम हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर लाइव रहेगी वॉइस चैट के लिए। ये इवेंट केवल सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो अगर आप अभी तक न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो और देर मत करिए। न्यूज़ लॉन्ड्री का अपना डेडिकेटेड डिस्कॉर्ड सर्वर है और आप सब्सक्राइब करके आप उस पर एक्सेस पा सकते हैं और हम सबको रेगुलरली मैसेज कर सकते हैं, जवाब पा सकते हैं, अपडेट पा सकते हैं। चर्चा के विषयों की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 जजों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें 3 महिला जज भी शामिल हैं। मैं अभी 9 के नाम सबके नहीं पढ़ूंगा, उस पर बात अगर बाद में होगी तो करेंगे। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BV नागारत्ना ने भी शपथ ली और वह अपने कार्यकाल में 2027 में जाकर भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। तो ये कि अच्छी खबर है। हरियाणा में ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और जब वे करनाल में भाजपा के अधिवेशन की तरफ जा रहे थे तो उनके रास्ते बंद किए गए। आई है कि 10 किसानों को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई और तनाव नेशनल हाईवे 44 पर खासतौर से बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने बीते शनिवार जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन किया। अमृतसर में जलियांवाला बाग के रेनोवेशन पर एक विवाद खड़ा हो गया है। कई जलियांवाला बाग के शहीदों के वंशजों ने प्रदर्शन भी किया और वे कह रहे हैं कि साफ सफाई और रेनोवेट करने के नाम पर ये जो हुआ है ये बहुत ही व्यावसायिक नज़रिए से हुआ है और वो इसे शहीदों का अपमान बता रहे हैं। कई राजनेता और सोशल मीडिया पर बड़े लोग भी कह रहे हैं कि ये शहीदों का अपमान है। तो इस पर अगर समय रहा तो आगे बात करेंगे। मूल बात यह है कि ऐतिहासिक धरोहर के साथ संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है, ऐसा कहा गया है। उत्तर प्रदेश से खबर आई कि वहाँ कई ज़िलों में, जिसमें से फिरोज़ाबाद से न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी रिपोर्ट किया है, बड़ी संख्या में रहस्यमय बुखार से ग्रसित हो रहे थे और कल ही पता चला है कि इनमें अधिकतर मामले डेंगू के हैं। यह एक बहुत चिंताजनक विषय इसलिए भी है क्योंकि इस बार बच्चों की मौतों और बीमार पड़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमने देखा कि खराब सैनिटेशन, सही सफाई व्यवस्था का ना होना एक बहुत बड़ा इसका कारण है। इस पर भी अभी आगे समय रहा तो बात करेंगे। इस हफ्ते अफगानिस्तान में नई सरकार बनने की घोषणा करने वाला है तालिबान। पहली बार तालिबान और भारत के प्रतिनिधियों के बीच दोहा में बैठक भी हुई।
कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके सुरक्षा के बारे में बात की गई। इस हफ्ते ही अफगानिस्तान में अमेरिका के एक ड्रोन हमले में काफ़ी सिविलियन लोग भी मारे गए, एक ही परिवार के काफ़ी लोग मारे गए हैं। और फिर अमेरिका कह रहा है कि अगर ये हमला नहीं होता तो कई और लोग मर सकते थे। अफगानिस्तान में ही तालिबान ने जो कई वादे किए थे ओपन सिस्टम के, वो भी खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। तो अफगानिस्तान पर हम बात करेंगे। एक अंतिम सूचना, कश्मीर में सेपरेटिस्ट दल हुर्रियत के लीडर सैयद अली शाह गिलानी की 92 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। और चंदन मित्रा जो भाजपा से पहले पूर्व राज्यसभा सांसद थे, फिर वे तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे और एक लंबे समय तक संपादक रहे, उनकी भी 66 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो इस पर अगर हो सके तो आप दोनों लोगों से एक एक टिप्पणी चंदन मित्रा जी के ऊपर, मीडियाई क्षेत्र के थे वो, इनफैक्ट आनंद ने उन पर ऑबिचुरी भी लिखी है। तो आनंद पहले आप ही बोलें। देखिए, चंदन मित्रा के बारे में 3-4 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। उनके जैसे कि बाद में जो उनका राजनीतिक रुझान हुआ उससे कई लोग सहमत होंगे, कई लोग नहीं होंगे, लेकिन 2-3 उपलब्धियां उनकी रही भारतीय पत्रकारिता में। एक तो है कि दूसरी सबसे पुरानी अंग्रेजी की अखबार जो है पायनियर, उसे उन्होंने विलुप्त होने से बचाया। तो और ये महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए है कि उन्होंने एक सेंस ऑफ हिस्ट्री जो है उसको कैरी किया और वो अपने विद्यार्थी जीवन में वो इतिहास के विद्यार्थी भी रहे, फिर ऑक्सफोर्ड में उन्होंने डीफिल भी किया हिस्ट्री में। तो मेरे ख्याल से मैं एक पोएटिक जस्टिस देखता हूँ कि एक हिस्टोरिकल पर्पस उन्होंने सर्व किया है, क्योंकि पायनियर अपनी सीमित जो भी उसका रीडरशिप है उसमें एक अपने एक होड़ी मास्टेड कह सकते हैं, मास्टेड है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद वो सबसे पुरानी संस्था है अंग्रेजी पत्रकारिता में। तो उस सेंस में एक तो वो मैं देखता हूँ। उससे के लिए उन्होंने संसाधन कैसे जुटाए 1998 में क्या हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने थापर ग्रुप जब उसे बंद करने वाला था उसके बाद उसका वो एक कहिए कि बचाया। और स्वतंत्रता से पहले कई ऐसे क्षेत्रीय अंग्रेजी अखबार थे जैसे बिहार में जो विलुप्त हो गए, उनके साथ एक इतिहास भी चला गया। तो यह जो समय पैनियर को नहीं देखना पड़ा, ये बहुत हद तक ये चंदन मित्रा का को इसका श्रेय जाएगा। दूसरी बात है कि 1990 के दशक में वो उनकी पॉलिटिकल कमेंट्री काफी ओरिजिनल थी। मतलब अभी एक हाइंडसाइट से देखें तो एक पॉलिटिकल करेक्टनेस के दबाव में न आना और कई चीजें बोलना, तो 1990 में वो काफी एक तरह से कहिए मौलिक राजनीतिक टिप्पणीकार थे। और बाद में जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया उन्होंने भाजपा के साथ और जीवन के अंतिम 2-3 वर्षों में टीएमसी के साथ, तो वो टेलीविजन अपीयरेंस जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां के लिए वो उपयोगी थे, क्योंकि सेंट स्टीफेंस, ला मार्टिने और ऑक्सफोर्ड, इससे ल्यूटेंस दिल्ली के दरवाजे उनके लिए खुले। तो एक सुएव टेलीजेनिक काइंड एक प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो वो उनकी राइटिंग थोड़ी कम हो गई, टेलीविजन अपीयरेंस ज्यादा हो गया। ये राजनीतिक कमेंट्री का एक लॉस था मेरे ख्याल से। और तीसरी उपलब्धि मैं ये कहूंगा कि उनकी नॉन पॉलिटिकल राइटिंग्स, जो कि मैं रिकमेंडेशन में दूंगा कि राजनीतिक विश्लेषक और संपादक के तौर पे उन्हें जानते हैं उन्होंने, लेकिन नॉन पॉलिटिकल स्लाइस ऑफ लाइफ थीम्स पे और काफी समय समय पे अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं और जिसमें विद्वता उनकी झलकती है और काफी सूक्ष्म ऑब्जर्वेशंस भी। तो ये 3 तरह से मैं उन्हें स्मरण करना चाहूँगा। जी हृदय, आप बताना चाहेंगे आपके पत्रकारिता के लंबे अनुभव में आपका उनसे मिलना हुआ होगा तो? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। आनंद जी ने जो बात समराइज़ किया उनके लाइफ स्केच को, एक तरह से उससे काफ़ी कुछ पता चलता है। लेकिन उसके विवरण में जाएं तो मैं अपने पत्रकारिता के दौरान उनसे बातचीत करने, जैसे पार्लियामेंट में वो रहे तो हम टीवी जर्नलिस्ट अक्सर बस किसी भी एमपी को देख के उनकी ओर माइक लेकर दौड़ते थे कि आज के विषय पे उनसे पूछना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज वेरी, जो वो थे बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं मृदुभाषी, और वो इस बात से कोई कठिन सवालों से या उनसे भागते नहीं थे। इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि पत्रकार अक्षय मुकुल ने एक किताब लिखी गीता प्रेस पर,
और वो किताब गीता प्रेस और उसके बाद कैसे जो एक हिंदू नैरेटिव डेवलप होता है उसका बहुत बड़ा एक काफ़ी मोटा जो है दस्तावेज़ है, जिसमें उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कोट किया है, उनके आधार पर लिखी है वो किताब, गीता प्रेस की हिस्ट्री है। तो उसमें जब उनको पैनल डिस्कशन कराना था किताब के लॉन्च पर, तो उन्होंने इनको बुलाया था, हमारे जो चले गए हैं दिवंगत, हाँ चंदन जी को बुलाया था। चंदन जी जब आए वहाँ पर तो उनको पता था कि पैनल से लेकर ऑडियंस तक ज़्यादातर लोग जो हैं वो जिस आइडियोलॉजी को, जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट बहुत हैविली लोडेड माहौल होगा। किताब भी जो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है, लेकिन वो भी जो बात बता रही है तो उसको उनको कटघरे में खड़ा करती है। तो पैनल पे जो बाकी लोग थे उनमें मणिशंकर अय्यर वगैरह भी थे, ये सब थे, लेकिन उनका जो वहाँ पर रहना और बड़ी गरिमा के साथ उन्होंने सवालों का सामना करना और जो उन्होंने कमेंट्री दी लॉजिकली, वो बहुत अच्छी एक बात थी, जिसमें हम ये कहते हैं संवाद की जगह समाज में रहनी चाहिए और एक दायरे में रहनी चाहिए। दूसरा जो एक इशू है जो हमेशा मुझे एक पत्रकार के तौर पर वो करता है कि पत्रकारों का राजनीति में आना और फिर राजनीति में आकर पार्टियां बदलना और अपने उसके हिसाब से जो है फिर उसी का हिस्सा हो जाना जिसके लिए पत्रकार जो है प्रहरी माने जाते हैं या वॉच डॉग माने जाते हैं। वो शुरुआत से रहा है, लेकिन वो इतनी कॉमन चीज़ हो गई है कि उसमें किसी एक व्यक्ति को क्यों कहा जाए। लेकिन फिर भी इस बात को अंडरलाइन करना भी यहाँ पर ज़रूरी है कि जब आप पत्रकारिता कर रहे हैं और उसके बाद फिर पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं, उसके बाद फिर पार्टी चेंज करते हैं, तो ये भी एक चीज़ है जो कि कहूँगा कि कम प्रभावशाली जो एक चरित्र का उनका पहलू है। और एक बार जब लेफ़्ट का किला ढह रहा था तो मैं नंदीग्राम और ये सब रिपोर्टिंग करने के बाद 2011 में जब ममता बनर्जी राइज पर थी और पावर में आ रही थी उस वक़्त, तो उनका इंटरव्यू करने गया था और तब उन्होंने जो है लेफ़्ट की पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी लंबा इंटरव्यू मुझे दिया था और वो काफ़ी प्रसन्न भी हुए थे, खुश भी हुए थे कि आप काफ़ी ग्रिल करने वाले और काफ़ी स्टडी करके सवाल लेकर आए हैं, ये सब करें। मैंने तो कोई बहुत ज़्यादा वो किया नहीं था, मुझे पता था मुझे कंफर्टेबल महसूस करा रहे होंगे। तो ये सब बातें याद हैं, तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पर्सनल अनुभव नहीं है, लेकिन आनंद जी ने जो बताया उसके बाद इतना जोड़ना ज़रूरी था। जी देखिए, चंदन जी से मेरा कभी कोई व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं हुआ और जब वो पत्रकार थे तब मैं केवल एक पाठक था, तो लेकिन तब भी उनसे आपके वैचारिक मतभेद, पॉइंट ऑफ व्यू कितने ही अलग हों, 66 ज़्यादा आयु नहीं है, तो उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से खेद और सांत्वनाएं। अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, अफ़गानिस्तान में जैसा कि मैंने बताया इस हफ्ते एक बम विस्फोट हुआ जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए। अफ़गानिस्तान में तालिबान को बहुत बड़ा हथियारों का ज़ख़ीरा, जिसमें M4 राइफ़लें, हमवीज़ जो अमेरिका की युद्ध में चलने वाली जीप होती हैं हमर की, और छोटे छोटे डेवलपिंग चीज़ें होती रहीं। भारत के प्रतिनिधियों और तालिबान के बीच दोहा में बैठक भी हुई। तो ये सिचुएशन डेवलप हो रही है और इसमें सामने दो चीज़ आ रही हैं। पहले तो अमेरिका भी कहीं हद तक हिपोक्रेसी दिखा रहा है। अगर अमेरिका बाहर जा रहा था तो वो हमला हुआ ही क्यों? उसके बाद उनकी इंटेलिजेंस पिछले 1 महीने से सारा विश्व देख रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक फेल हो रही है और उन्होंने सिविलियन एरिया में हमला किया। कई अमेरिकी थिंक टैंक्स के सोचने वाले जो इस विषय पर अध्ययन रखते हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये ड्रोन ये भी पक्का नहीं है कि क्या ये यूएई से ही उड़ा, क्योंकि क्या फिर वो ईरान के ऊपर से होकर आया या कहाँ से आया, या फिर ये पाकिस्तान से ही गया था। इसके अलावा अमेरिका कहता है कि वो दुनिया में महिलाओं की उसे चिंता है, उसे अफ़गानिस्तान में महिलाओं की बड़ी चिंता है। एक अलहदा खबर, लेकिन इसी पॉइंट को रखते हुए कि इस सब के पीछे हिपोक्रेसी कितनी है। अमेरिका में खुद भी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन करने के पर जो रोक, टेक्सास ने कानून लगाया है कि अबॉर्शन अब नहीं करवा सकते, उसको भी उसने खारिज करने से मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हम अफ़गानिस्तान तक ही सीमित रखेंगे, वो मेरा पॉइंट था। नसरुद्दीन शाह ने भी एक छोटी सी डेवलपमेंट, लेकिन भारत में काफ़ी शोर मचा इसके ऊपर कि नसरुद्दीन शाह ने कहा तालिबान का समर्थन करने वाले असली मतलब समझते नहीं हैं उनको, और वो असली मुसलमान भी नहीं है। कई मामलों में उन्होंने ये कहा, और नसरुद्दीन शाह के पीछे भी लोग पड़े कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने समर्थन भी किया। जो तालिबान पर ये जो विमर्श चल रहा है और जो अफ़गानिस्तान के हालत दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं, हृदय में पहले आपसे जानना चाहूँगा आप इसे कैसे देख रहे हैं, और इसके साथ साथ भारत
अपने सामरिक नज़रिए से, क्योंकि अब हम घिर गए हैं, इससे कैसे लड़ सकता है या इसका विरोध अपने को बचा कैसे सकता है? देखिए, आपने जो बात कही वो जो तालिबान के साथ अब बातचीत शुरू हो गई है वो तो पॉलिटिक्स ऑफ रियलिज्म है, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और वो है जो आपने नासिरुद्दीन शाह वाली बात कही। कल मैंने ट्विटर पे खुद भी इस पर लिखा था। ये बहुत ही कम से कम एक परेशान करने वाली बात है कि कुछ लोग जो ये अभी तक नासिरुद्दीन शाह जब जो दक्षिणपंथी राजनीति में जो अतिवादी लोग हैं या जो जिस तरह की हुड़दंगी लोग हैं जो मारपीट सड़कों पर कर रहे हैं उन पर बोलते थे, तब तो उनको एथीस्ट होने पर नासिरुद्दीन शाह के कोई दिक्कत नहीं थी, नास्तिक होने पर। लेकिन जब उन्होंने हिंदुस्तान के अपने मुसलमानों से कहा कि आपको और पूरे मुसलमानों के लिए, सबके लिए तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एक सेक्शन के लिए कहा और उस पर सवाल उठाया, तो कुछ लोगों ने उन पर टिप्पणी की कि उनको पहले इस्लाम प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके बाद उन्हें उपदेश देने चाहिए दूसरों को। तो ये बहुत ही असहमत हूँ मैं इस बात से, और ये बहुत ही एक ऐसे समाज की हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम में से बहुत सारे लोग हिंदू परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन क्या हम हिंदू जो फैनेटिसिज्म है या उसकी बिगटरी है, उसका जो दोमुहापन है, उस पर ना बोलें, या हम सभी हिंदुओं को गाली देने लगें? तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हम एक स्वस्थ समाज में किसी धार्मिक कट्टरता पर के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें कहा जा रहा है पहले आप ये करो या वो करो। तो ये और इस बात को लेकर मैं पहले भी हमेशा बोलते रहा हूँ कि जब आप फ़िरकापरस्ती के खिलाफ बोलते हैं तो फिर सबके खिलाफ आपको बराबर ताकत से बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं आप एपोलॉजिस्ट की तरह काम करें और कहीं पर आप ऐसे बोलें कि जैसे आप सबसे बड़े सेक्युलर हैं। तो ये एक समस्या है बहुत बड़ी। तो एक साइड की जो उसको बचाने के लिए, उसकी एपोलॉजी लिखने के लिए उसको छुपाने की कोशिश करना, और जब दूसरे, तो मैं बहुत खुश हूँ कि नासिरुद्दीन शाह इधर की फिरकापरस्ती पर भी बोले और उधर के कट्टरवाद पर भी बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जहाँ भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है वहाँ रिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन जो आपने बात की दूसरा कि तालिबान के साथ जो बातचीत अब शुरू हो गई है और भारत की जो स्थिति है, ये अब स्पष्ट हो गया है। जो भारत ने अभी यूएन में भी भारत की अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ, जहाँ पर तालिबान को सशर्त जो है कंसेशन दिए गए हैं और उनको शामिल किया गया है डायलॉग में, तो उससे स्पष्ट हो रहा है, और रशिया और चाइना की जो स्थिति उसमें रही है उससे स्पष्ट हो रहा है कि एक बार फिर से जो राजनीति है शार्दुल, वो बिल्कुल बटी हुई दिखाई दे रही है। भारत जो है वो यूएस की लाइन ले रहा है और रशिया और चाइना उस सेम पेज पर दिखाई नहीं देना चाहते। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसके कंपल्सन साफ तौर पर है। अब तालिबान को आप पसंद करें या न करें, ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वहां पर लोगों के इतने निवेश और इतने स्टेक हैं और हिस्टोरिकली रहे हैं कि उससे आप अलग नहीं हो सकते। ये तो पहली बात है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे भारत ये देख रहा है कि अगर वो पीछे रहता है या हटता है तो क्या ये प्रैक्टिकल है और पाकिस्तान की स्थिति उससे कितनी मजबूत होने जा रही है। और दूसरा अमेरिका ये देख रहा है कि उसके वहाँ ऑलरेडी, मैं खुद 2005 में अफगानिस्तान जाके वहाँ हफ्ता 10 दिन रहकर आया और पंजशीर घाटी और पूरे उनके ताजिकिस्तान बॉर्डर तक जाने का मुझे मौका मिला था। तो वहाँ पर जो निवेश जिस लेवल पर किया था कंट्रीज़ ने उसके निर्माण में, और उसके बाद क्या वो पूरी तरह से अपने को आइसोलेट कर सकते हैं। चाइना के जो इंटरेस्ट हैं उइगुर मुस्लिम्स को लेकर, जो जिनजियांग इलाका है वो तालिबान ने अभी कह दिया है और वो चाहता है कि तालिबान उसमें आगे कोई वहाँ पर गड़बड़ी ना करे और उसकी लाइन वही रहे जो अभी स्टेटेड लाइन है कि वो इंटरनल अफेयर मान रहा है। ये सारे जो इस्लामिक कंट्री हैं ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो पूरे दुनिया का एक है, लेकिन जब उइगुर मुस्लिम की बात आती है तो उस वक्त ये जो मैं अभी बात कर रहा था दोमुहेपन की, तो वो बोलते नहीं। तो वो एक चीज़ है। दूसरा, वहाँ गैस पाइपलाइन का एक मामला है जिस पर बहुत कम लिखा गया है, जो तुर्कमेनिस्तान से जो रिसोर्सेज का मामला है। अमेरिका का वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट वहाँ पर अमेरिका का भी है और बाकी कंट्रीज़ का भी है। तो इतने ज़्यादा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ऑब्जर्वर के तौर पर और जर्नलिस्ट के तौर पर, चाहे आप इंटरनेशनल अफेयर्स करते हो या न करते हो, लेकिन इसको पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। भारत के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है अब कि इस पे वो और नज़र रखना हमारे लिए कि वो कैसे रिएक्ट करता है पूरी सिचुएशन। जी, वो मैंने जो हिपोक्रेसी वाली बात कही थी वो म्यूचुअल है, दोनों तरफ है, पर हम उस पर और पंजशीर पर, अफगानिस्तान पर आएंगे। मैं आनंद से ये पूछना चाह रहा हूँ, आनंद, जो ये भारत स्पेसिफिक जो इंटरनल हो रहा है, जैसे नासिरुद्दीन शाह, उसका केवल एक एग्जाम्पल है अभी हाल ही का, कि उनको चरम दक्षिणपंथी वालों ने भी और उनके विरोधियों ने भी, दोनों ने सुनाया कि या तो आप इस्लाम जानिए या आप आधे को कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भारत, जैसे आप विदेश नीति में लगातार पढ़ते भी हैं, उस पर टिप्पणी भी करते हैं, बात भी करते हैं, भारत के पास अब ऑप्शन क्या है? क्योंकि अमेरिका कितना विश्वसनीय बचा है अब इंटरनेशनल लेवल पर, और दूसरा ये कि हम एक तरह से घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं इस समय।
नहीं, हाँ, आप ये भारत की कूटनीति के लिए एक खासकर एफ पाक जो हाइफेनेटेड है, तो वो उसके लिए एक मतलब डेलिकेट समय है। और जैसा कि हृदय जी बोल रहे थे, वो तो एक सेल्फ एविडेंट चीज है और सत्य है कि पॉलिटिक्स जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रियलिज्म जो है एक आइडियोलॉजिकल कवरिंग के अंदर जो है वही होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से रूल बेस्ड काफी चीजें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो जाने के बावजूद भी जो है राष्ट्रीय हित जो है उसको जो है एक बाहर के जंगल से सामना करना पड़ रहा है। अभी भी एक एनार्की अभी भी है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और जो हैंस मॉर्गन का था कि एज्यूम करना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्डर एनार्किक है और नेशनल इंटरेस्ट के लिए लोग जो राष्ट्र हैं वो काम करेंगे। तो वो अमेरिका हो या जो भी बड़ी शक्तियां हैं, एक आइडियोलॉजिकल गार्ब में उसे एक वैचारिक जामा पहनाकर एक नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करती हैं। ये एक रेशनल एजम्पशन है, हो सकता है कि ये है। तो भारत को उसमें देखना है कि उसके राष्ट्रीय हित की रक्षा अब कहाँ है। तो एक तो है कि 2001 में मुझे याद है कि का जो जब अमेरिका पर जो हमला हुआ था 9/11 का, उसके बाद भारत में एक विंडिक्टिव माहौल था कि भाई हम लोग विंडिकेटेड हुए हैं कि टेररिज्म को जो हम लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या टेररिज्म को मुद्दा मान रहे थे। और उस समय भी कुछ, मैं उस समय विद्यार्थी ही था, याद है कि कुछ अमेरिकी पत्रकारिता का एक भाग था जो तालिबान के मॉडरेट सेक्शंस को पे भी लिख रहा था। उसमें फॉरेन सेक्रेटरी, भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी का उस समय बयान था कि मॉडरेट तालिबानिज्म एक ऑक्सीमोरॉनिक एक्सप्रेशन, मतलब कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स है, एक विरोधाभासी चीजें हैं। लेकिन अब कालचक्र ऐसा घुमा है कि जो रेजीम है तो डिप्लोमेसी जो है एक हैंडमेडन ऑफ ग्राउंड रियलिटीज होती है। अगर ग्राउंड रियलिटी शिफ्ट होगा तो डिप्लोमेसी भी शिफ्ट होगी। तो अब रेजीम अगर तालिबान कंट्रोल्ड है और रहती है तो भारत को उससे डील करना होगा, वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हो या कुछ के लिए भी हो, वो करना होगा। और भारत ने एक है कि ऑल एग्स इन वन बास्केट डालने की शायद एक गलती की थी। अगर राष्ट्रीय हित को ही माने, आइडियोलॉजिकल कवरिंग हटा दो, तो वो जो अफगानिस्तान की जो यूएस इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट थी उसी से डील कर रहे थे। और भारत ने जब भी तालिबान डेलीगेशन को इंटरनेशनल समिट में, जो 2011 के बाद इस्तांबुल के इनिशिएटेड टॉक्स है, तो जैसे अमन सिन्हा, टीसीए राघवन को भेजा था, लेकिन अनऑफिशियल, भारत कभी भी दिखना नहीं चाहता कि तालिबान से वो बात के सम्मिलित से किसी भी वार्ता में वो शामिल है। और मेरे ख्याल से 2018 के बाद हल्का संकेत देना चाहा था कि हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत, लेकिन अभी जैसा कि आया है कि 2-3 दिन पहले की जो दोहा में कतर के जो भारत में राजनयिक हैं उन्होंने बात की है, जो राजनीतिक प्रमुख हैं तालिबान के, अस्नानी जी शायद नाम, अश्तनाजी शायद नाम है उनका, उनसे तो वो है। एक जो गैस पाइपलाइन की हृदय जी बात बता रहे थे, उसमें भारत का भी जैसे कि एक, इसमें एक क्षति और भी है भारत को, जिसपे भी कम लिखा जा रहा है कि ये जो चाबहार पोर्ट का जो था, जो जो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान के रूट से भारत जो ईरान तक खींच रहा था, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा चुका है, कई समय लगा चुका है, बहुत लंबा ये खींच चुका है, कई व्यवधान भी आए हैं। लेकिन उसकी भी सुरक्षा का या वो कितना वायबल है उसका भी एक मुद्दा आ रहा है। और उसमें भी भारत को अगर उसे बचाना है तो तालिबान का सहयोग तो चाहिए ही। और एक तीसरा जो एक काउंटर इंट्यूटिव चीज मैं कहना चाहूंगा, कुछ बहुत पॉपुलर ओपिनियन नहीं है ये, लेकिन मेरे ख्याल से जो अफगानिस्तान एक जो वारलॉर्ड फिफ्डम्स में बटा देश है, उसमें पूरे अफगानिस्तान पे बहुत स्ट्रांगली रूल करना
ये मुश्किल है, वो तालिबान हो या कुछ भी। लेकिन अगर तालिबान पूरा मजबूत होता है अफगानिस्तान में तो ये भारत शॉर्ट टर्म पक्ष में हो सकता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की लिवरेज कम होगी। अगर पाकिस्तान की लिवरेज कम होगी क्योंकि स्ट्रॉन्गर तालिबान जो है उस पर इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का कम हो सकता है। लेकिन अगर तालिबान को रीइंफोर्समेंट्स चाहिए तो पाकिस्तान पे ज़्यादा निर्भर करेगा, और पाकिस्तान पे ज़्यादा निर्भर करने का मतलब है भारत विरोधी गतिविधियाँ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ जो लास्ट में आनंद ने कहा, इसने मुझे याद दिलाया कि 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ गए थे और भारत ने, और उस वक्त वहाँ पर की जो पार्लियामेंट बनी थी उसका उद्घाटन था, और उसके बाद एक स्कूल भारत ने बना के, इस पर मैंने एक पीस लिखा, एक स्कूल का जीर्णोद्धार करके उसको दुरुस्त करके वापस सौंपा था अफ़गान की अथॉरिटीज़ को। तो वहाँ जो ड्राइवर हायर किया था वो बहुत यंग लड़का था, मुश्किल से 21 साल का, और उसके साथ एक इंटरप्रेटर था जो दुभाषिया था, वो था। तो उनसे जब भी हम, जो आनंद जिस बात को कह रहे थे, जब भी हम वहाँ अगर आप ये बता दें उस वक्त, और मुझे लगता है अभी ये काफ़ी हद तक ये फीलिंग है अफ़गानिस्तान के लोगों में, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप हिंदुस्तान से हैं, वो आपको गले लगा लेंगे। मतलब इस हद तक मोहब्बत करते थे। और लेकिन पाकिस्तान के नाम पर बहुत चिढ़ते थे, पाकिस्तान के बारे में जनरल में बात कर रहा हूँ, मुस्लिम कि वहाँ पर जो अफ़गानी लोग हैं, और वो दरी और पश्तो में बात कर रहे थे, लेकिन वो दुभाषिया मुझे बार बार बता रहा था। तो और अमेरिका से भी, जबकि अमेरिका वहाँ पुनर्निर्माण कर रहा है, ये सब उनका बड़ा ही मतलब उसका बड़ा एग्रेशन था। और वो जब उससे पूछते थे, इतनी बढ़िया सड़क में तुम 120-140 की स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, आप दौड़ा रहे हो, ये किसने बनाई है सड़क? तो आप जानते हैं वो ये नहीं कहता था कि अमेरिका ने बनाई है, वो कहता हमारे नौकर ने बनाई है। और वो ट्रांसलेट करके मुझे बताता था। और मतलब इस तरह से वो अमेरिका को, हाँ, कहता ये अमेरिका ने बनाई है, कभी नहीं कहता था, ये कहता हमारे अपनी भाषा में कहता था, मुझे ट्रांसलेट करके दुभाषिया बताता था कि ये कह रहा है कि हमारे नौकर ने बनाई है सड़क, राइट। तो वो अब उसमें जो आनंद ने जिक्र किया, उसमें हमें ये भी देखना होगा अभी कि जब इतने सारे अफगान जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं और यहाँ पर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहते हैं, ये सब चीज़ें छोटी सही, परंतु ये चीज़ भी काफ़ी मायने रखी कि भारत इसको कैसे लेता है और ये आगे लॉन्ग टर्म में कैसे प्ले करता है। क्योंकि बहुत सारे अफगानी अब दिल्ली में घूमने निकले, कई लोगों से तो मैं पहले क्लाइमेट चेंज के विषय पर हम बात कर रहे थे और हमने काम भी किया था, वो पता नहीं वो काम किस मतलब का रहेगा, कि क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा खतरा है अफगानिस्तान के टेरेन के लिए कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा लोग क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रहे थे, सूखे से, बाढ़ से, वहाँ के पूरा डेटा उपलब्ध है। तो उनसे बात करने के दिल्ली में मैं काफ़ी अफगानियों से मिला था, लेकिन अभी वो सब लोग भी चिंतित हैं कि उनका फ्यूचर क्या होने जा रहा है, क्योंकि वापस तो जाना उनके लिए मुश्किल। अब चाहे कितनी भी शुगर कोटिंग करे तालिबान, लेकिन सच तो जो है वो बदल नहीं सकते उसको जी। तो ये सारी चीजें भी हैं, तो काफी आप इंटरेस्टिंग। आनंद का आखिरी पॉइंट और आपका पॉइंट से हम जो अगला विषय में ले रहा था उसी पर आ रहे हैं। तो ये तो भारत स्पेसिफिक चीज थी जो मैंने सवाल पूछा था, पर अफगानिस्तान के बारे में हम बात नहीं कर सकते जब तक हम अफगानिस्तान और उसका जो इसके वैश्विक इम्प्लीकेशन है उनके बारे में बात ना करें, नहीं तो बात अधूरी रहती है। जैसा कि आपने भी पहले बोला था कि ये सभी लोग मुसलमानों के हितों की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही तुर्कमेनिस्तान और जो उगविर रीजन की बात आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। चीन का भी सपोर्ट इसीलिए शुरू हुआ था और अब वो आर्म बढ़ा रहा है अपनी पाकिस्तान के थ्रू। आनंद ने जो पॉइंट रखा कि अफगानिस्तान का जो नेचर है एज अ कंट्री, जो देश की तरह, कि वहाँ पे कबीलाई लॉयल्टी ज़्यादा है बजाय एक राष्ट्रीय पहचान होने के, तो अगर तालिबान का प्रभुत्व पूरे अफगानिस्तान पर हो जाता है, वो ये सारे हितों को और मतों को मिला लेता है एक यूनिफाइड एंटिटी में, सरकार में, कोट अनकोट सरकार में, उन्होंने घोषणा की है कि वो कल तक कर देंगे उसकी घोषणा, तो पाकिस्तान पर उसका असर कम होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब देखिए, काबुल पर पूरा हक्कानी नेटवर्क का कब्जा है। पंजशीर में अब कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी कुछ घंटे पहले रिपोर्ट आई कि तालिबान कह रहा है उन्होंने घेर लिया है और सरेंडर हो सकता है पंजशीर का, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले आई थी कि तालिबान को बहुत जान का नुकसान हुआ है, काफी लोग उनके मारे गए हैं और पकड़े गए हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इससे पहला अफगानिस्तान के लोग परेशान हैं और भविष्य में उनका क्या हो सकता है, क्योंकि वो शरणार्थी बन के कितने दिन रहेंगे और कैसे चलेगा। दूसरा, अगर तालिबान स्टेबल हो जाता है तो वो क्लेम तो ये कर सकते हैं कि हमने दो महाशक्तियों को हरा दिया और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पक्का है, तो क्या उनकी आंख भारत की तरफ नहीं मुड़ेगी। और इसमें अंतिम बात, और फिर आप पहले हृदयेश और फिर आप आनंद बोलिएगा, कि
अमेरिका की जो इंटरनल हिपोक्रेसी है कि वो जब चाहे कहीं घुस के मार देता है, फिर जब चाहे उन्हें जैसे हालात में छोड़ गया, ये पहली बार तो नहीं हो रहा। इराक में ऐसा हुआ, आप सीरिया में उनके इंटरफेरेंस के वो देख रहे हैं, आप वियतनाम में जो पहले हुआ था कुछ दशकों पहले वो भी देखा था सबने। अमेरिका की ताकत अब कितनी कम हुई, एक ये भी सवाल है, और अमेरिका कितना भरोसेमंद है भारत के लिए एज एन एलाई। ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस अफगानिस्तान प्रकरण से। तो आप जिस पर चाहे टिप्पणी कर सकते हैं हृदेश। बिल्कुल ठीक बात है जो आपने बात कही, जो आनंद ने जिसकी ओर इशारा किया था, वॉरलॉर्ड वाला, उस वॉरलॉर्ड जो बंटवारा है, और जो उनकी रीजनल और जो अपनी ट्राइबल जो पहचान के साथ जो उनका जुड़ाव है, उसी की वजह है कि आज इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद पंजशीर घाटी, जहाँ पर मैं जा चुका हूँ और मैं देख चुका हूँ पंजशीर घाटी को अपनी आंखों से, वहाँ पर का टेरेन इतना खतरनाक है। आपने जो 2 कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट बताई, तो आई टेंड टू बिलीव, मैं इस बात पे ज़्यादा भरोसा करूँगा कि तालिबान को ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो रहा होगा, क्योंकि जो ताजिक वहाँ पर ये सारे लोग, जो अहमद शाह मसूद और उनके जो बेटे अहमद मसूद अभी हैं, ये ताजिक ट्राइब से हैं। और ये कभी भी जो है, जब इनको मौका भी मिला था 90 के दशक में, काबुल में इनका राज भी रहा कुछ वक्त, तो इन्हीं के लोग आपस में लूटपाट करने लगे थे। और जनता ने इसीलिए, जब तालिबान आया तो जनता ने, आपको याद होगा, मैं तालिबान 1 की बात कर रहा हूँ, तो जनता ने उसका स्वागत किया फॉर ए शॉर्ट टाइम, क्योंकि उनको वो इनसे भी त्रस्त हो गए थे। और जो ये, और दूसरी इनके इतने ज़बरदस्त मैसेकर हुए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, पर मैं सिर्फ अहमद राशिद की किताब तालिबान ही पढ़ पाया, तो उसमें इसका बहुत ही विविड वर्णन है, और दूसरे राइटर्स ने भी किया होगा, क्योंकि मेरे को वही किताब पढ़ने का मौका मिला। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। और दूसरी बात, पंजशीर घाटी में जो हम कह रहे हैं वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, और जिस बात को, और काफ़ी लंबा चलेगा, और हो सकता है हमेशा के लिए चले। और वो छापामार युद्ध है उस इलाके में, तो छापामार युद्ध, और उसमें उस घाटी में घुसने का भी एक ही रास्ता है। अगर आप रोड के जरिए देखें, बहुत अच्छा हाईवे बना था, और जब मैं उसमें पहली बार घुसते हैं आप उस घाटी में, तो आपको धक सी होती है, और इतनी खूबसूरत घाटी में आप प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन वहीं पर मुझे बताया गया कि यही एक एंट्रेंस है जहां से आप इतनी आसानी से इसमें घुस सकते हैं, बाकी जगह आपको पहाड़ों से होकर जाना पड़ेगा। और क्योंकि ताजिक जो वहाँ पर वो हैं, लड़ाके हैं, वो इतने वक्त से उस घाटी में हैं, और उनकी लॉयल्टी लोगों की इतनी है कि वो, जैसे होता है छापामार युद्ध में कि आप जनता का समर्थन रखते हैं, तो वो काफ़ी उनके साथ रहा होगा। और उइगुर मुस्लिम वाली बात में एक बार फिर से ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे पाकिस्तान के बाकी लोग हों, वो चाइना के ज़बरदस्त दबाव में रहते हैं, और वो कभी भी, आपने कहा कि वो चुप्पी कर जाते हैं, वो चुप्पी नहीं बल्कि वो समर्थन देते हैं चाइना को इस मामले में, और कहते हैं वो उनका अंदरूनी मामला है। जबकि हम सब जानते हैं कि वो मानवाधिकारों का वहाँ ज़बरदस्त उल्लंघन हो रहा है, न सिर्फ इसलिए कि उनको उनकी आइडेंटिटी उनसे छीन रहे हैं, बल्कि दूसरे तरीके के अत्याचार भी उन पर हो रहे हैं। तो अब ये भी एक तरह से आयरनी ही है कि इस्लाम और शरिया और इसकी बात करने वाला जो तालिबान है, तो वो बिल्कुल सही बात है जो हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे थे अभी, कि जब आप पॉलिटिक्स आती है और पावर गेम आता है, तो उसमें फिर ये में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, और फिर आप उस वक्त इन चीज़ों को भूल जाते हैं जिसके दम पे आप पावर पे आए। श्रोताओं के लिए मैं बता दूं, मैंने 3-4 बातें एक साथ रख दी, पर दिक्कत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले इन तानों बानों से एक साथ ही चलकर चलते हैं। अगर आप एक बात को कहना छोड़ दें तो वो संदर्भ अलग हो जाता है, इसीलिए मैंने सारी बातें मिलाई। आनंद, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये हृदय जी की ये बात पे ही जो उन्होंने ये उइगुर मुस्लिम वाली बात कही है, उस पे थोड़ा सा मैं चाइना एंगल को और एलोरेट करूंगा तालिबान के संबंध में, कि आपको ये घटना चक्र है, मुझे उस समय स्ट्राइक नहीं किया है, लेकिन हाइंडसाइट में मैं देखता हूँ तो स्पेकुलेटिव ही है, लेकिन लगता है कि इसका भी संबंध है एक्सक्लेट जो तालिबान का टेक ओवर किया। तो आपको याद होगा कि विगत कुछ हफ्तों में एक दूसा में एक चाइनीज इंजीनियर्स पे हमला हुआ था, और उसमें 8-9 चाइनीज इंजीनियर्स मरे भी थे। और उसमें जो चाइना के इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना था कि जो जिनजियांग प्रोविंस में, जहाँ उइगर मुस्लिम्स बसे हैं, तो वहाँ ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM, जो कि एक टेरर ग्रुप मानता है ही, मतलब चाइना तो विशेष तौर मानता है, और तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान बेस्ड है, तो ये दोनों की का उसमें संलग्नता और साबित हुई थी। तो उसके बाद आप देखिएगा कि तालिबान लीडरशिप बीजिंग जाता है, और
पाकिस्तान का भी एक बहुत उच्च स्तरीय एक डेलीगेशन है, बीजिंग जाता है। उसके बाद वहां से वापस आता है। तो चाइना का एक स्पष्ट है कि इस क्षेत्र को एंटी चाइना फीलिंग्स स्टोक करने के लिए नहीं यूज करना है। बाकी जो आपका जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, क्योंकि पावर वैक्यूम जो एक जैसे एक बड़ा पावर वैकेट कर गया, यूएस चला गया, तो एक पावर वैक्यूम का तो, और वो जियो पॉलिटिकल रीजन से और भी स्ट्रेटेजिक रीजन्स जो हैं, जैसा कि जिसने बताया कि और संसाधनों के लिए भी, वो तो पावर वैक्यूम और रीजनल एक हेजेमनी बनाने में चाइना यूज करेगा। लेकिन इस बात पर स्पष्ट है कि ये जो इस्लामिक जो रेडिकलिज्म का कोई भी स्थान चाइना में नहीं मिलना चाहिए। और उस मीटिंग के बाद घटना चक्र बहुत तेजी से अफगानिस्तान में बढ़ती हैं। तालिबान का टेक ओवर बहुत एक्सपेडाइट होता है। मेरे ख्याल से और भी विश्लेषकों ने इस पर इशारा किया है कि इसका एक कनेक्ट हो सकता है। और ये एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। दूसरा जो आपका पक्ष था कि इंटरनल हिपोक्रेसी, तो है ही। वो हिपोक्रेसी आती है क्योंकि इंटरेस्ट बदलते हैं। और वही मैं बोला कि डिप्लोमेसी, नेशनल इंटरेस्ट, ये सब जो है हैंडमेडन ऑफ ग्राउंड रियलिटीज हैं। बदल जाएगी तो वो बदल जाएगा, और उसको आइडियोलॉजिकल, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जो चीजें बताकर आप वहां जाते हैं वो तो कांस्टेंट रह जाती हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज के साथ जो है आइडियल्स को शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो वो हिपोक्रेसी दिखने लगती है। तो यही मैं कहूँगा। और अमेरिका का जो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पे जो फर्क पड़ा है, जितना समझ आ रहा है मेरी समझ से, उनका वेट कितना कम हुआ है, या उसका भविष्य क्या है अमेरिकन प्रभुत्व का इंटरनेशनल अफेयर्स पे, उसके बारे में कुछ कहना है आपको? नहीं, मेरे को इस बारे में ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन आपने जो बात शुरू की थी कि अमेरिका की हिपोक्रेसी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इराक पे अमेरिका ने हमला किया था, तो उस समय, अभी हम IS कहते हैं, इस्लामिक स्टेट, जो ये आतंकवादी संगठन है, उस वक्त इसको ISIS कहा जाता था, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। तो अब जो है ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट हो। तो उस वक्त जब बढ़ रहे थे ये बहुत सारे, तो उस वक्त, मैं गलत नहीं हूँ आनंद जी, आप ध्यान से सुनिएगा, तो अमेरिका में की सरकार जो है, असद की सरकार, जो सीरिया में डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्हें मुजाहिदीन कहती थी, राइट। तो अमेरिका का जो रोल रहा है जो टेरर को बढ़ाने में, और बड़ी लापरवाही के साथ बिना जिम्मेदारी के हमला करने में, दुनिया के 2 दर्जन से ज़्यादा देशों पे अलग अलग वक्त में अमेरिका ने हमला किया, और अपने इंटरेस्ट को बचाने के नाम पर हमला किया है। और उसके बाद कई बार तो ऐसा हुआ, जैसे इराक में है, कि उसको वो सबूत कुछ नहीं मिले जिनके आधार पे हमला किया गया, और उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो काम कर रहे हैं, जैसे जो ये कहा जाता है, भली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन कि जो ओसामा बिन लादेन को मारने की बात हुई अपने दूसरे टर्म से पहले, इसके द्वारा, जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा, तो वो भी एक ट्रेड ऑफ ही था। मैं इसको एंडोर्स, इसकी कोई मेरे पास सबूत नहीं है इसको वो करने का, लेकिन ये कहा जाता है। तो अमेरिका का जो रिप्लीट हिस्ट्री है, बड़ी इस बात से भरी पड़ी है कि उनका गैर जिम्मेदाराना तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देना, देशों को हथियार बेचना, तो ये जो अभी, और हर जगह मुंह खा के वापस आना, और फिर दूसरे देशों में चौधरी बनना। लेकिन ये समस्या अब बढ़ गई है उनके लिए, क्योंकि अब चाइना जो है बहुत पावरफुल कंट्री हो गया है। अब चाइना वो नहीं रहा कि 1971 में उनकी UN में सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री होती है, और एंट्री होती ही हमने देखा, जैसे हम तालिबान की बात कर रहे हैं, तो हर वही चाइना ने बांग्लादेश को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो उनके लिए अनकंफर्टेबल था। जैसे लीग ऑफ नेशंस का शुरू में हुआ 1920 के दशक में, 1930 के बाद रशिया जो है, सोवियत यूनियन उस वक्त हुआ करता था, वो लीग ऑफ नेशंस में उसकी एंट्री हुई, कि आप नहीं चाहते थे, लेकिन आपको तालिबान से बात करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अमेरिका को अब ये समझना पड़ेगा कि वो एक बहुत ही ऐसे वर्ल्ड में डील करना है उसे, जहाँ उसकी क्रेडिबिलिटी और पावर जो है वो बहुत, उसको चुनौती मिल रही है इस वक्त कई दूसरे देशों से, और दुनिया ऐसी एक तरफा नहीं रह गई है जैसी एक समय उसने राज किया है। जी आनंद, इसमें 2 चीजें हैं कि नेचर ऑफ वर्ल्ड पावर, उसमें चेंज आया, जैसे पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर, ये चीजें हम लोग जो है इससे पिछले दशक से जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था 2008 में,
उसमें जो है कैपिटलिज्म के क्राइसिस के तौर पर इसको बहुत लोगों ने लिखना शुरू किया। कई किताबें आई, पब्लिशिंग इंडस्ट्री भर गई किताबें से, पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर, डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर वगैरह। लेकिन वो जो है, जो फ्लेक्सिबल कैपेसिटी है कैपिटलिज्म की, वो रिबाउंड किया, और वो अलग बात है। लेकिन और बहुत चीजें जो है थियोरेटिकली कैपिटलिज्म से अमेरिका को जोड़ के देख किया जाता है, तो उससे। लेकिन ये जो चैलेंज है वर्ल्ड पावर में, कि जैसे मिलिट्री आउटरीच का, और उसको जो है अब अब रीअसेसमेंट का समय आ गया है कि एक 19th सेंचुरी वगैरह में जो ग्लोरियस आइसोलेशन से का अमेरिका का फेज था, उसके बाद इंगेजमेंट का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंगेज होना पड़ा, और उसके बाद जो सुपर पावर राइवलरी में तो काफी इंगेज हो गया, और फिर जो चौधरी बनने की बात हृदय जी बोल रहे थे, वो उस तरह का दुनिया के कई भागों में उसका देखने को मिला है, आप लोगों ने उदाहरण दिया। तो अब जो है नेचर ऑफ वर्ल्ड पावर जो है वो बदलेगा। अमेरिका को जो है टेक्नोलॉजिकल एज और बाकी साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस वगैरह में जो एज है, अब उसको आधार बना के सुपेरिटी जो है अपनी एस्टेब्लिश तो है ही, उसी को सुदृढ़ करने के अब मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मिलिट्री सेटबैक है। और जो आप बता रहे थे कि एक वर्ल्ड गवर्नेंस के आइडियोलॉजिकल जो है कवरिंग चढ़ाकर अब कुछ बातें कहने की जो है इमीडिएट उसमें जो है लॉस हुआ है। और चाइना का राइज उसको तो है ही काउंटर बैलेंस करने वाला। तो इसमें जो है इवन चाइना का नेचर ऑफ वर्ल्ड पावर, किस तरह का वर्ल्ड पावर वो है, उसके डेफिनेशन में भी काफी चेंज आएगा मेरे ख्याल से। दुनिया की समझ की वर्ल्ड पावर क्या है, इसी में बहुत बदलाव आने की जरूरत की संभावना है। जी, अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग का जो स्मारक था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, आज़ादी के समय के पहले का, जहाँ पर जनरल डायर ने भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, उसका करीब 2 साल से रेनोवेशन चल रहा था। तो उसका उद्घाटन बीते शनिवार प्रधानमंत्री ने किया, और उसके बाद कई जगहों से उसके खिलाफ विरोध शुरू हुआ। जैसा रेनोवेशन हुआ उसके बारे में, उसकी नेचर को लेकर, कि कई लोग कह रहे हैं उसका बहुत व्यावसायिक रूप दिया गया है और उसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है बजाय एक स्मारक के, जहां जाकर लोग इतिहास के एक ज़रूरी इवेंट जो हुआ था, जो बहुत हॉरिफिक इवेंट था, जो हमें याद रखना चाहिए, उसकी वैल्यू कम होकर वो एक टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको टेस्ट अच्छा नहीं है, आपने संवेदनशीलता का ध्यान नहीं रखा। जो वहाँ पर एक शहीद हुए थे, उनके वंशज, उनके पोते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरे दादाजी की फ़ोटो तक हटा दी गई है। तो सरकार क्या रेनोवेशन करने से पहले कंसल्ट नहीं करती? सरकार ने जब ये दिया तब क्या ये समझ नहीं आ रहा था, या बिल्कुल बात ही नहीं हुई इस बारे में कि जो वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये कैसा लगेगा और उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बना रहेगा कि नहीं? जलियांवाला बाग तो केवल एक उदाहरण है, पर ये रेनोवेशन प्रोजेक्ट और भी जगह चल रहे हैं। तो इस बारे में हृदय, आपका क्या नज़रिया है? शार्दुल, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी जलियांवाला बाग गए हैं? आपको मौका मिला है जाने का? मैं बहुत पहले गया था हृदय जी, जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी ले गए थे मुझे। हाँ, राइट। हाँ, लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता के टाइम में मुझे उसको कवर करने नहीं गया था, क्योंकि मैं अमृतसर में था। मैं कम से कम 2 बार पत्रकार के तौर पर घूमने अकेले, और एक बार परिवार के साथ में जा चुका हूँ। तो उस गली से घुसना एक अनुभव है, आपको एक एहसास होता है जब आपको पता होता है कि इसी गली से जनरल डायर घुसा था। और इस कार्यक्रम में जब भी जनरल डायर की जब भी मैं हिटलर का नाम लूँगा तो मैं हिटलर को जनरल डायर से कंपेयर कर रहा हूँ, ये पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो वो जो जिनोसाइड वहाँ पर हुआ, राइट, उसके जो निशान हैं, उसके लिए बहुत हद तक एक अनुभव है उस गली से गुजरना। अब उसको आप जिस तरह से सजा संवार रहे हैं, किसी भी जगह को आप साफ करके वहाँ पर सुविधाएं, टॉयलेट्स वगैरह ये सब बना सकते हैं। और ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने जब से घटना हुई है बोला है। लेकिन उस यूनिक अनुभव को जो आपके लिए संस्मरण के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, उसको किसी भी तरह से टेम्पर करना, आप कहीं भी बात कर लीजिए, मैं इसको उदाहरण देके बताऊंगा आपको, वो बहुत ही एक अस्वीकार्य बात है। कुछ साल पहले मुझे जर्मनी और पोलैंड दोनों
कवर करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज समिट होते हैं जाने का मौका मिला था। जर्मनी के कोलोन में एलडी हाउस एक जगह है जो गेस्टापो सीक्रेट हिटलर की सीक्रेट पुलिस का ऑफिस होता था, और उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त लर्निंग है, बहुत छोटा, बहुत, वो सबसे बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में नहीं था गेस्टापो का ऑफिस जो एलडी हाउस कोलोन वाला है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ठूंस कर रखा गया था। तो उन्होंने कुछ कमरों को बिल्कुल ग्लास से बंद किया हुआ है, और उसमें वो लोग जो फंसे हुए थे अपने परिवार वालों के लिए संदेश लिखते थे खुरच के दीवार पर। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने बंद क्यों रखा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो है, जबकि वो हिटलर की क्रूरता दिखाता है, और ऑल सेड एंड डन जो है जर्मनी का ही हिटलर शासक रहा है, पूरी दुनिया को के लोग वहाँ देखने जाते हैं। तो वो चीज़ें बदलना, उसमें एक जगह एक आदमी ने लिखा है जिसकी माँ छुप कर उसे रोटी देने आती थी, और उसने एक बहुत ही भावुक करने वाली लाइन लिखी थी और लिखा था कि जब कोई भी दुनिया में आपकी मदद करने नहीं आएगा तब आपकी माँ आपकी मदद करने आएगी। और वो मारा गया था उसमें, उसने लिखा अपनी, क्योंकि उसकी माँ छुप कर किसी तरह से उस तक संदेश अपने भिजवाती थी। तो ये तो एक बात है। और दूसरा, उसके बाद पोलैंड में जो ऑस्विच सेंटर है, वहाँ पर भी बच्चों के जूते, कपड़े, ये सब चीज़ें उन्होंने बिल्कुल, उसको आप टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं बस दूर से, और सबके फोटोग्राफ्स। तो ये चीज़ें ना, तो वही जीनोसाइड का एक किसी भी रूप में, छोटा बड़ा जो भी हो, जीनोसाइड इज ए जीनोसाइड। तो अब वो जो है जलियांवाला बाग में हुआ, तो उसका एक अनुभव है, चाहे कोई सरकार रही हो, कोई रहे, तो लेकिन उसको बदलने की कोशिश करना इस संदर्भ में तकलीफदेह है, और यही बात अलग अलग जगहों पे की जाती है। तो इतिहास को सीखने के कई मौके पढ़ के ही नहीं मिलते, देख के भी मिलते हैं। ऐसे लोगों को हम अनुभव से हम बता सकते हैं। तो उन चीज़ों को के साथ टेम्परिंग इस तरह से ठीक नहीं है कि आप उसको दीवारें उसकी सजा दो और उसमें ऐसा अनुभव लगे कि आप कहीं वेडिंग हॉल में या कहीं घुस रहे हो। जैसा एक रिलेटिव ने जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका कोर्ट में पढ़ रहा था कि लगता है कि वेडिंग हॉल में घुस रहे हैं कोई, और नहीं लगता कि उस शहीदी ग्राउंड में हम जा रहे हैं जहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई थी। बस इतना ही इस पर मैं कह सकता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसको करते हुए मैं आपके प्रोग्राम से पहले पढ़ रहा था, तो नीचे की एक लाइन मुझे मिली, और बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। वो कहता है कि द विल कैन नॉट विल बैकवर्ड, द टाइम डज नॉट रन बैकवर्ड। अब आप घड़ी को उल्टा नहीं घुमा सकते हो, तो आप उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो, राइट। मतलब जब उसमें एक लाइन, उसका संक्षेप में अंतर है कि जब आपकी अकल में पत्थर पड़े हों, तो फिर आप बाहर के पत्थरों को हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत तो ये जो लाइन है ना, तो बहुत सारे बात ये होता है, ये विजेताओं वाला रवैया है कि हम क्योंकि शासन में हैं, कई कम्युनिस्ट रिजीम रही हैं, उनमें भी तो कितने अत्याचार हुए, तो वो चाहें कि हम उनको ढका छुपा दें, वो संभव नहीं है। जी देखिए, आपने जो बात कही, मेरा व्यक्तिगत पॉइंट भी वही था कि जो वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है हम शादी के मंडप में घुस रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, और ऐसा नहीं कि ये कोई नायाब विचार है, इस तरह के ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं या जो ऐतिहासिक इमारतें होती है जहाँ पर कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ लेकिन उनकी अपनी आर्किटेक्चरल वैल्यू है, उसके ब्यूटिफिकेशन, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के बजाय उसका रेस्टोरेशन किया जाता है। उसको वैसा ही संभाल के रखने के अलग आर्कियोलॉजिकल तरीके हैं, उसके लिए अलग स्पेशलिटी होती है, वो लोग अलग काम करते हैं और रेस्टोर करके रखा जाता है। ब्यूटिफिकेशन वहाँ की संवेदना को खत्म कर देगा, जैसा आपने ठीक कहा। आनंद, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सहमत हूँ कई जो बातें हृदय जी ने कही, और उतना मैं उनके इतना भ्रमण का मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन जो भी सीमित जगह मैं गया हूँ, मुझे लगता है कि जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं या फिर हिस्टोरिकल सेंस प्रिजर्वेशन का सेंस कहिए या कंजर्वेशन का, या आप जो बोल रहे थे रेस्टोरेशन का, अलग अलग चीजें हो सकती हैं ये सब। और मेरे ख्याल से भारत में जो है एक पब्लिक आर्किटेक्चर का सेंस जो है वो सिर्फ अभी का नहीं, मतलब एक मॉन्स्ट्रोसिटी क्रिएट करने की बहुत हो गई है पब्लिक बिल्डिंग्स में। जो है, जो जिस स्पिरिट के से वो बनाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। ये सिर्फ जलियांवाला बात नहीं, मैं कई चीजें, बहुत छोटी चीजें जो कि बहुत छोटी नहीं, मतलब जो बहुत जो है जानी नहीं गई हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि पटना रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर दूर पे एक पिछले एक दशक में ही या 12 साल पहले कह सकते हैं, एक बुद्ध स्मारक बना है। और वो जो उसका मेन बिल्डिंग है, तो वो तो चाहिए, और उसके आसपास आपको लगेगा कि जैसे
वो न्यूयॉर्क का आर्किटेक्चर है, उसमें जो ऑथेंटिसिटी गायब है। और जबकि वो महत्वपूर्ण है, पटना जो म्यूजियम है, मेन म्यूजियम है, उसमें बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं, तो और उसमें भी उसका एक प्रज्वलित किया गया है, एक दिया है वगैरह जो अस्थियों के आसपास। तो उसका जो जैसे कॉबल्ड स्ट्रीट है आसपास जो ये है, फिर और भी कई चीजें हैं उसकी, यूरोपीय शैली वगैरह, और जो पार्क्स हैं, तो कॉबल्ड स्ट्रीट तो अब चलिए कि नहीं है, लेकिन और भी जो उसका जो ढांचा है, तो वो तो चलिए एक है। ये जो है ये एक सॉम्बर नोट वाला स्मारक होना चाहिए, ये जलियांवाला। और मेरे ख्याल से जो लाइट एंड साउंड शोज हैं वगैरह हैं, उसमें एक सेलिब्रेटरी टोन होता है, या फिर उसका उसका जो प्रोजेक्शन ही ऐसा है, या तो वो बहुत एजुकेशनल हो, जैसे बहुत जगह लाइट एंड साउंड शो एजुकेशनल होता है, या फिर थोड़ा सा, फिर नहीं तो सेलिब्रेटरी हो जाता है। तो अब ये वहां अब उसका क्या, एक तो वो भी मुझे थोड़ा सा जो कहिए कि इनकॉन्ग्रुएंट वहां लगा। और तीसरी चीज इसमें है कि एक इन सब चीजों का जो किसी टाइप का क्रिएशन है, इन सब चीजों का को कई लोग ओरिएंटलिज्म के, इसका जो आलोचना है उसको ओरिएंटलिज्म के भी चश्मे से देखते हैं कि भाई किस तरह के रंग हैं, किस तरह का हम करेंगे, उसका सेंस हमको जो है इंपोर्ट नहीं करना है बाहर से, यहाँ का अपना एक सेंस है आर्किटेक्चर का, ये वो हम इसी तरह रखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो इसमें गलत थ्योरेटिकल लेंस है ओरिएंटलिज्म का इसमें, क्योंकि जब यहाँ जो वो क्रिटिसिज्म है वो यहीं से आ रही है, और यहीं के लोग जो हैं, और जो उससे आपने जैसे बताया कि किसी परिवार के लोगों ने कहा कि वहाँ वेडिंग हॉल में आ गए हैं, तो ये भी जो है एक जो उसका जो एक सामंजस्य स्थापित वो नहीं कर पा रहा है, जो ऐतिहासिक स्पिरिट होनी चाहिए उस स्मारक की। जी, मैं इस बारे में आखिर में बस यही कहूँगा कि जैसा आनंद ने बताया और रितेश ने बताया कि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ की अपनी गंभीरता और मर्यादा रखनी बहुत ज़रूरी होती है, डिग्निटी जिसे कहते हैं। और सारी जगह जहाँ टूरिस्ट जाते हैं वो सब जगहें और अनुभव मज़े के लिए नहीं हो सकते। तो उस जगह के, मुझे अंग्रेज़ी का शब्द याद आ रहा है, ग्रेविटास को बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो संवेदनशीलता, वो गंभीरता, वो किसी भी खुशी की भावना से पृथकता उस जगह की, वो भी ज़रूरी है लोगों को जानने के लिए ऐतिहासिक और सामाजिक स्तरों पर। अपने आखिरी विषय पर चलते हैं, थोड़ा सा ही बात करेंगे इस पर। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि मथुरा में प्रदेश सरकार ने मीट और लिकर की सेल को बैन किया, लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी हो क्या रहा है कि बहुत सारे खबरें आ रही हैं कि लोग बीमार पड़ रहे थे, बुखार हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौतें हो रही थी, और इस बार बच्चे भी काफ़ी हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट है, आयुष ने की है, वो गए और उन्होंने फिरोज़ाबाद में देखा कि सैनिटेशन, जो स्वच्छता विभाग, जो नगर निगम का काम है, वो इतना ख़राब था। इनफैक्ट कई मोहल्ले में, सुदामा नगर की बात है, वहाँ लोगों ने बताया कि पहली बार जब मुख्यमंत्री के विजिट की बात चल रही थी अभी अगस्त 30 को, तो तब जाके सफाई हुई उनके जीवन काल में पहले, और लोग वहाँ 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं। अभी आज ही की खबर थी कि अमृतसर में भी ये डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, और मथुरा में एक दूसरा बुखार फैल रहा है जो पिस्सू के काटने से होता है, उसका साइंटिफिक नेम है, मेरे दिमाग से निकल गया है अभी। तो मेरा जो विषय है इसका कि सरकारें हमारी इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, और ये एक के बाद एक रिपीट होता रहता है देश के अलग अलग भागों में। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश का हमारे सामने बड़ा उदाहरण है, लेकिन ये सब जगह होता है। और उन कामों में बिजी रहती हैं जो सीधे सीधे हमारे जीवन पर असर नहीं डालते। ये सैनिटेशन की परेशानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, दिल्ली में भी रह चुकी है। बरसात ज़्यादा हो जाती है तो अधिकतर जगह ऐसी हो जाती हैं, और हमारी व्यवस्था पर कोई अकाउंटेबल नहीं है और ना किसी पर फर्क पड़ता है। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में सुधार होगा कैसे। ये मेरा व्यक्तिगत पेट पीव भी है, तो इस बारे में हृदेश आप क्या कहना चाहते हैं? आप खुद भी देखते रहते हैं, वो उत्तराखंड के बारे में आपने रिपोर्ट भी किया है।
क्योंकि आपने कहा कि जो ये इस पर हम संक्षेप में बात करेंगे और ये इतना महत्वपूर्ण और बड़ा विषय है कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पर आप कभी लंबा कार्यक्रम करें तो हम सब लोग बैठकर इस पर कई मुद्दों पर, पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। पर अभी जो मेरी समझ है उसके आधार पर मैं इतना ही कहूँगा कि पब्लिक हेल्थ जो है सेकेंडरी लेवल पर भी हम उसको ध्यान नहीं देते और उसके इतने महीन पहलू हैं जिन पर हम कभी बात नहीं करते। और जब ऐसी स्थिति आती है तो उस वक्त उसको संभालना मुश्किल इसीलिए हो जाता है क्योंकि जहाँ से बीमारियाँ शुरू होती हैं वहाँ सैनिटेशन से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं, और इनका एक पैटर्न है। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर में जाता हूं तो ऐसा नहीं है उनको पता नहीं है। उनकी जो टेबल है जिसके ऊपर ग्लास बिछा रहता है उसके अंदर एक चार्ट लगा रहता है और यानी रोज उसे जो स्वास्थ्य मंत्री देखते होंगे उसमें चार्ट में लिखा रहता है कि इस महीने ये बीमारी का डर है, इस महीने ये बीमारी का डर है। तो यानी उन्होंने इतना होमवर्क किया हुआ है कि उन्हें हर जगह पता है कि ये बीमारी इस समय आती हैं। और ज़्यादातर बीमारियां अभी जो आई हैं वो थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन कमोबेश वो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या दूसरी तरीके की डिजीज हो जब आती हैं तो वो उसी तरह से फैलती हैं। तो एक तो ये है कि हम पब्लिक हेल्थ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और हमने सब कुछ जो है इंश्योरेंस रिजीम पर छोड़ा हुआ है। हमने ये मान लिया है, जैसे अभी जो आयुष्मान भारत स्कीम भी है उसकी भावना जो भी हो, लेकिन ये सच है कि हेल्थ स्कीम जो हेल्थ फैसिलिटी कभी भी इंश्योरेंस पे जो आधारित होगी वो गरीब के लिए काम नहीं करती है। कभी भी नहीं होता ऐसा कि आप हेल्थ वो सेकेंडरी जो प्राइमरी हेल्थ को वो एड्रेस नहीं करता है, वो हॉस्पिटलाइजेशन पे एड्रेस करता है कि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, भर्ती होंगे, तब हेल्थ कार्ड आपका काम करेगा। और तो ये और जनरली वो हेल्थ कंपनियां, बीमा कंपनियां, ये वर्ल्ड ओवर है कि वो कभी भी सक्सेस होती नहीं। तो ये चीज़ को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे और ये जो बीमारियां, सैनिटेशन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर को मजबूत करना, आंगनबाड़ियों को मजबूत करना और सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना, जब भी कोई बड़ी महामारी फैलती है सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी डॉक्टर और सरकारी अस्पताल ही सामने आते हैं प्राथमिक तौर पर। ये बात को हम बार बार महसूस करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो मैं इस समय, क्योंकि संक्षेप में बात है, तो इतना ही कहूँगा इन बीमारियों के संदर्भ में। जी, देखिए आपने जो बात की ठीक है, और ये इस पर विषय मैं आपको सही बताऊं, इस पर हम रोज बात कर सकते हैं, हम मतलब कोई भी, क्योंकि ये भारत का एक ऑन गोइंग विषय है। सफाई तो कहीं अधिकतर जगह नहीं हो रही। मैं एक चीज और, आनंद आप टिप्पणी करिए, एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि कम से कम मेरे मत में ऐसा लगता है कि पब्लिक के लिए भी ये उतना जरूरी विषय नहीं है, क्योंकि वो इस पर वोट नहीं करती, इस पर अपना सत्ता का हस्तांतरण इस विषय पर नहीं होता, ये जो कि होना चाहिए, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। आनंद आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इलेक्टोरल आउटकम्स जो हैं गवर्नेंस के कई मुद्दों से जुड़ी हुई नहीं है, उसमें हेल्थ भी एक मुद्दा है जिससे बहुत जुड़ी नहीं है। कई जो वार्षिक आपदाएं हैं, जैसे कि बिहार में बाढ़ की स्थिति, जैसे उत्तर बिहार के कई जिलों में एक वार्षिक इवेंट है, उससे कोई खास मुझे नहीं लगता है कि इलेक्टोरल बिहेवियर पे कोई उसका कोई असर है। तो ऐसी कई चीजें हैं। और इसमें जैसे हृदय जी बता रहे थे वो जो चार्ट वाली बात, और उससे भी थोड़े स्वास्थ्य मंत्री से भी नीचे स्तर पे आ जाएं तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, और वो एक, चूंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हैं, तो वो मेडिकल इंजीनियरिंग और पुलिस सभी सेवाओं का एक कोऑर्डिनेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं जिला स्तर पर। तो उन्हें भी ट्रैकिंग काफी रहती है। लेकिन अब ये सब बीमारियां हैं जिसमें बहुत हद तक प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि सैनिटेशन आपने बताया, और डेंगू है तो मच्छरों के जैसे पर उनके प्रकोप पर लोगों को एक तो जागरूकता के लेवल पर, और दूसरा बात छिड़काव वगैरह और सफाई के लेवल पे किया जा सकता है। और इसमें हृदय जी ज्यादा जानते होंगे, लेकिन इसमें हेल्थ के साथ साथ और भी, जैसे हेल्थ भी बहुत इंटरलिंक्ड है और डिपार्टमेंट से भी। और जैसे अब हो सकता है सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो हो, और वो दूसरे तरह से म्युनिसिपल स्तर पे वो दूसरे विभाग से जुड़ी हुई है। और एक जो ब्रॉडर कोऑर्डिनेशन एक बनाना, वो भी एक
चैलेंज है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इसको ब्यूरोक्रेटिक रेटिज्म को काट के इसको इतनी बड़ी ये प्राथमिकता का विषय है कि उसमें कोई प्रशासनिक व्यवधान, कोई बहाना नहीं हो सकता। राइट मैं इसमें एक बार ये बात मैंने कहीं दूसरी जगह बताई भी है और कही भी है कि ये जो इसमें जो आनंद जी ने कहा, दूसरी चीज़ जो जुड़ी हुई है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। आप देखिए बीमारियां फैलती कब हैं? ये बीमारियां हमेशा पोस्ट मानसून आती हैं ज़्यादातर, और ये इसी तरह से फैलने वाली बीमारियां हैं। लेकिन आप देखिए जितना ये रियल कंस्ट्रक्शन का माफिया है जो काम कर रहा है, माफ़ कीजिए मैं वर्ड माफिया इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत कोल्यूजन में काम करता है, और वो पानी जहां भर रहा है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो आप बिल्डिंग्स के लिए जगह खोद रहे हैं, जो फाउंडेशंस के लिए खोद रहे हैं, वहां पानी भरा रहता है और वहां लार्ज स्केल ब्रीडिंग होती है। मतलब कई कई एकड़्स में वो अगर जोड़ दिया जाए उस सेक्टर को, और वो सारा इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में जो आसपास लोग कंस्ट्रक्शन लेबर्स रह रहे हैं। तो जब इसमें पूरा लिखा हुआ है आपके लिए कि आप इनके रहने की सुविधा करेंगे, आप इनका इनके सैनिटेशन की व्यवस्था करेंगे, टॉयलेट्स इनके लिए बनाएंगे, तो अभी भी जो महिलाएं भी घरों में आती हैं काम करने, हेल्प आती हैं, उनके पास वो कई बार आपने देखा होगा कि वो आपके घर में ही टॉयलेट को बंद करके कपड़े धोने या किसी बहाने रहते हैं क्योंकि उनके पास टॉयलेट्स नहीं है यूज़ करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। और वो क्यों नहीं करते हैं, मैंने पूछा भी है ये जो बिल्डर्स से, वो कहते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि आप ज़मीन खरीदने से लेकर बिल्डिंग बनाने हर जगह कट जाता है। तो ये भ्रष्टाचार को एड्रेस किए बगैर, ये हेल्थ का, जो आनंद जी ने सही ध्यान दिलाया कि हेल्थ का जो गैमेट है, जो ये पूरा गैमेट है भ्रष्टाचार का, इसको जब तक आप सुलझाएंगे नहीं, इसकी जो मार है वो स्वास्थ्य सेवाओं की खर्च पर पड़ती है फिर। देखिए ये तो है, एक जवाबदेही की कमी भी है। अब ये हमारी रिपोर्ट फिरोज़ाबाद से है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत लोगों को जानता हूँ, फिरोज़ाबाद ही नहीं, आगरा, शिकोहाबाद, उसके आगे इटावा, कन्नौज, सब जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं। लखनऊ में भी काफ़ी केस बढ़े हैं। तो ये मौसमी बीमारियां बन गई हैं, और मच्छर कैसे पैदा होते हैं सबको पता है। ये हमारी मतलब सामूहिक लापरवाही एक तरह से बन गई है, जिसके लिए अब सवाल जब पूछे जाने बंद हो गए हैं, कोई जवाबदेह नहीं है। इतने लोग मर गए इस बार, इतने बच्चे बीमार हुए हैं। मैंने वो बीमारी का नाम देख लिया था, मथुरा में जिसका शक मिल रहा था, वो स्क्रब टाइफस है, पिस्सू के काटने से होती है और उससे चकते से पड़ जाते हैं, उसके भी कई केस मिले। तो ये एक परेशानी है। देखिए क्या होता है। अपने चर्चा को यहीं विराम देते हैं और रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आनंद, आपका रिकमेंडेशन क्या है? हाँ, तो मैं चूंकि चर्चा की शुरुआत चंदन मित्रा से हुई थी, तो उनकी कुछ नॉन पॉलिटिकल, जो गैर राजनीतिक कुछ राइटिंग्स में रिकमेंड कर रहा हूँ। एक उन्होंने एक लेख लिखा था मेरे ख्याल से 2001 या 2 के आसपास। उसमें उन्होंने शुरुआत की है कि उनके पिता जब वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में चंदन मित्रा पढ़ते थे, हिस्ट्री के विद्यार्थी थे, तो एक सीलिंग फैन गिफ्ट किया था। लेकिन वो कोई नोस्टैल्जिया में उन्होंने नहीं लिखा है। वो जो अर्बन मिडिल क्लास का गर्मी से कोप करने का के बदलते जो उसके बदलते स्वरूप पर लिखा है, और एक मतलब सोशल रजिस्टर का एक कमेंट है, स्लाइस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं उसको। और वो बहुत जो है एक सूक्ष्म सामाजिक समझ का वो लेख है, और अच्छा लेख मुझे लगा था जब मैंने पढ़ा था उस समय उसे। एक वो दूसरा, उन्होंने एक बार जो 1995 में जब वो हिंदुस्तान टाइम्स में थे, उन्होंने एक बहुत लंबा लेख लिखा था, बहुत विद्वता से भरा हुआ लेख है कि बरसात की जो है हिंदी फिल्म में पोर्ट्रेयल कैसे बदली है। और वो बॉम्बे फिल्म मणिरत्नम की आई थी 95 में, उसके संदर्भ में लिखा था। और उसके कई पक्ष उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से लेकर कई पक्ष उसके रखे थे, और वो दूसरा लेख उनका। और तीसरा जो लेख है वो जो ड्राइंग रूम, उन्होंने उस पर कॉमेंट किया था, ये उनका लेख नहीं है। आउटलुक में एक ड्राइंग रूम, जो इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड में ड्राइंग रूम के आइडिया के इवोल्यूशन, मतलब उसका विकास कैसे हुआ है उस पर। तो ये 3 लेख, ये गैर राजनीतिक लेख हैं उनके। ऐसे एक जो उनकी ऐतिहासिक समझ, एक डिफिल जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड में किया था, तो जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इंडिया में 1936 से 42 है, उसका भी एक कॉपी मैंने देखा था, PDF पर है ऑनलाइन, वो भी पढ़ी जा सकती है।
और तो यही अब चूंकि चर्चा उनसे शुरू हुई तो उनसे संबंधित ये 2-3 रिकमेंडेशन। जी हृदय आपके। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी ने जो जानकारी दी मुझे लगता है उससे पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है और मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा। मैं थोड़ा सा, मैं माफ़ी कीजिएगा, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन करता हुआ सा दिखाई दे सकता हूँ, लेकिन ये इसलिए क्योंकि आपकी काफ़ी शिद्दत से आप एनवायरनमेंट को उठाते हैं और ये हर बार आप इसकी चर्चा करते हैं। तो इस बार शुरुआत में चर्चा नहीं तो आखिर में कर लेते हैं। तो वो ये कि कार्बन कॉपी एक हिंदी वेबसाइट है जिसको मैं थोड़ा सा उसमें उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ, उसको चलाने के लिए। तो उस वेबसाइट में हमने एक इंटरव्यू किया है जो नदी जल विशेषज्ञ हैं, मनोज मिश्रा साहब का। तो वो यमुना के लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हर चीज़ के लिए आप क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और बिल्कुल सही कहा है। और इसके पीछे जो लोग ये एक्ट ऑफ गॉड मान के छुप रहे हैं, अभी दिल्ली में जो हो रहा है या बड़े दूसरे शहरों में हो रहा है, क्लाइमेट चेंज समस्या को बढ़ा सकता है, लेकिन मूल रूप से ये म्युनिसिपल फेलियर की समस्या है, यानी नगर प्रबंधन आपने ना। और उन्होंने बहुत ही बारीकी से कई साल काम किया है, मीटिंग बाय मीटिंग कह सकते हैं, मिनट बाय मिनट इसका वर्णन किया है। उस इंटरव्यू को मैंने ट्रांसक्राइब करके पूरा डाला है कार्बन कॉपी की वेबसाइट में। और क्योंकि पढ़ना एक एफर्ट है, लोग थोड़ा आलस करते हैं, तो मैं उसका आज वीडियो जो जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाया था उसको भी अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। तो अगर इन दोनों के लिंक जो हैं तो वो खोज सकें, इको एंड एनर्जी टॉक के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, लिंक देंगे। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज मैंने कल रात भर बैठ के हमने उनके इंटरव्यू को भी इसलिए ही सिर्फ बनाया है, ऑडियो और वीडियो, क्योंकि लोग सुन सकें। पढ़ना एफर्ट लगता है कई बार लोगों को चलते फिरते, तो उससे पता चलता है कि आप हर चीज़ को के लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो एक जिसे कहते हैं ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है समस्याओं को बढ़ाने के लिए। लेकिन कई चीज़ें बुनियादी तौर पर, अगर आप नालियों को साफ करेंगे, या आप दिल्ली की भूगोल ऐसा है, वो बताते हैं कि उबड़ खाबड़ है पूरा दिल्ली, अंडुलेटिंग है, तो उसको कभी बाढ़ आनी नहीं चाहिए थी, वहाँ सारा पानी यमुना में जाना चाहिए था, लेकिन हमने हर जगह कब्जा कर लिया। ऐसी बाकी शहरों के साथ हो रहा है। तो संक्षेप में यही 2 चीज़ें बताऊंगा, और फिर एक बार फिर से माफ़ी की, ऐसा न लगे कि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जो है वो अपने को प्रमोट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये आनंद जी ने जो बातें बताई हैं, मैं स्ट्रांगली कहूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। सेल्फ प्रमोशन बिल्कुल करना चाहिए हृदय जी। मैं कुछ कहूँ उससे पहले कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अब लोग क्लाइमेट चेंज को बहाने की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं कि भैया। हाँ, कई बार बॉडीज जो है, म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो कहते हैं अरे तो एक्सट्रीम वेदर हो गया, हम क्या कर सकते थे। एक्चुअली वजह वो नहीं है, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, लेकिन आपने क्योंकि इतना अगेन वही भ्रष्टाचार, आपने इतना कब्जा करवा दिया है कि यमुना के तट से लेके जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर, पानी एक 100 तालाबों का 100 से 700-800 तालाब कभी दिल्ली में हुआ करते थे। आपने हर जगह अगर बिल्डिंग बना दी तो जो शॉक एब्जॉर्बर थे वो आपने खत्म कर दिए, तो पानी कहाँ जाएगा, वो सड़कों पर ही आएगा। उन जगहों को तो आपने कब्जा कर लिया। और ये कहानी पे हमने पहले भी, मैं और भी आर्टिकल अगर चाहे तो पहले भी लिख चुका हूँ, वो भी भेज सकते। अच्छा, या इसका मतलब ये है जो ये कह रहा है वो अभी भी अपनी अज्ञानता को ही दिखा रहा है, क्योंकि जो भी क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर हैं, उसकी चिंता करते हैं, उन्हें पता ही है मैन मेड क्लाइमेट चेंज है, ये कोई प्राकृतिक नहीं है। पर सेल्फ प्रमोशन की बात कर रहे थे तो मैं भी कर देता हूँ। देखिए, जैसा कि हृदय ने कहा सेल्फ प्रमोशन ज़रूरी है, तो न्यूज़ लॉन्ड्री अपने वो आपने कहा नहीं, अरे थोड़ा सा तो मैंने तो माफी मांगी, आपने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा सेल्फ प्रमोशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम किसी और से विज्ञापन नहीं लेते। हमारा विज्ञापन केवल हमारे सब्सक्राइबर हैं, और जो काम करते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री में वो है। हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अलग अलग से कुछ छोटे छोटे इवेंट भी करते रहते हैं। उनमें से एक, जिस दिन आप ये चर्चा रिलीज होगी 4 सितंबर को, शनिवार को, उस दिन शाम को 7 बजे महराज का बड़े लेखक विलियम डैलरिम्पल के साथ एनएल रीसेस है। एनएल रीसेस एक क्लोज्ड सब्सक्राइबर के लिए इवेंट होता है, जिसमें हम किसी बड़े लेखक या किसी हस्तियों ने, गुलजार आ चुके हैं, तिग्मांशु धूलिया आ चुके हैं, कई लोग आते हैं, उनके साथ बात करते हैं, और हमारे सब्सक्राइबर भी उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और चाहे तो हमसे भी। तो वो मीडिया जो आपके लिए जवाब दे, जब वो खड़ा होगा तो ही वो आपकी बात करेगा, नहीं तो आपकी नज़रों से आपके रेलेवेंस की खबरें गायब रहेंगी। इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट करिए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए। मेरे रिकमेंडेशन, पहला आयुष की जो मैंने रिपोर्ट की, कई बार चर्चा में आज बात की, फिरोज़ाबाद से उनकी ग्राउंड रिपोर्ट है डेंगू फैलने के लिए, उसे ज़रूर पढ़ें और देखें कि जीवन के लिए कई चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं बजाय जो टॉपिक टीवी पे चलते रहते हैं। दूसरा एक रिपोर्ट है DW पर, एक अफगान की मेडिकल परीक्षा की टॉपर हैं सालगी,
उन तालिबान ने मुबारकबाद दी उसे टॉप करने पर, लेकिन वो डरी हुई हैं, तो उसको लेकर। और तीसरा वायर का एक है जलियांवाला बाग रैम्प पे आर्टिकल, कुसुम अरोरा का लिखा हुआ। मैंने वो सबसे पहले पढ़ा था, तो हो सकता है मुझे वो काफ़ी डिटेल लगा हो, पर वो पढ़िए, वो बताती हैं कि कैसे कैसे यहाँ क्या क्या हुआ है। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। अपना ध्यान रखिए और अपनी सुरक्षा रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।